हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोड से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं लारावल का एक टॉपिक, डाटाबेस माइग्रेशन। देखिए, जैसे हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं कि लारावल के लिए आपको बेसिक 4 टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। एक है राउटिंग, व्यू, कंट्रोलर और मॉडल। जो पहले 3 टॉपिक्स हैं उसको हम अपनी पिछली 11 वीडियोज में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडल। मॉडल में हम क्या करते हैं? मॉडल में हम करते हैं डाटाबेस की कोडिंग्स, जैसे सीक्वल की कमांड्स लिखना और उस पर क्रूड ऑपरेशन ऑपरेट करना। तो हम इस सीरीज में जो डाटाबेस यूज करेंगे उसका नाम है माई सीक्वल। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको माई सीक्वल नहीं आता है तो आप सबसे पहले माई सीक्वल की हमारी वीडियोस देखिए। उसका लिंक भी ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि डाटाबेस के अंदर जब हम काम करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हमने अपने पीएचपी कोर्स के अंदर माई सीक्वल के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो वहां पर हमने देखा था कि हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम डाटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि टेबल्स के नेम क्या होंगे, उनकी डाटा टाइप्स क्या होंगी। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है उसके अंदर हम यहाँ पर कुछ इनिशियल डाटा डालते हैं अपने टेबल्स के अंदर, जो कि एक फेक डाटा भी हो सकता है या कोई डमी डाटा कुछ भी, जिसमें हम आगे टेस्ट करने वाले हों। और इसके बाद आता है हम अपनी कोडिंग करते हैं। जैसे पीएचपी में हमने कोडिंग की थी माई सीक्वल के साथ, बिल्कुल इसी तरह से हम कोडिंग करते हैं अपने डाटाबेस में। तो देखिए, जो ये चारों स्टेप्स हैं, अगर हमें लारावल में काम करना है तो हमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देखिए, जब हम लारावल में काम करते हैं तो इसमें भी हम सबसे पहले अपना डाटाबेस बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है डाटाबेस माइग्रेशन। डाटाबेस माइग्रेशन से मेरा मतलब है यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट करना अपने डाटाबेस में। उसको लारावल में डाटाबेस माइग्रेशन बोला जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है सीडिंग। सीडिंग का मतलब है कि हमें इनिशियल डाटा डालना है अपने टेबल्स में। और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि हमें अपने मॉडल्स में जाके कोड करना है। देखिए, इस वीडियो में हम अपने पहले 2 स्टेप्स को क्लियर करेंगे। हम डाटाबेस बनाएंगे और उसके अंदर डाटाबेस माइग्रेशन सीखने वाले हैं, जिसका मतलब है कि हम टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे लारावल के अंदर। बाकी की जो 2 स्टेप्स हैं, सीडिंग और मॉडल, इसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, जैसे हमने पीएचपी कोर्स में सीखा था, हम यहाँ पर डाटाबेस बिल्कुल लारावल में वैसे ही बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है मैनुअल तरीका, जिसमें हम जाके इस तरीके से कमांड लिख सकते हैं, क्रिएट डाटाबेस और उसके बाद डाटाबेस का नेम। या फिर हम इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम और पीएचपी माई एडमिन। उसके अंदर जाके भी हम अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस क्रिएट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर लारावल के अंदर बताना भी होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट में कौन सा डाटाबेस यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास डाटाबेस में एक स्पेशल फाइल होती है, जो कि हमारे रूट फोल्डर के अंदर ही पड़ी होती है, जिसका नाम होता है .env फाइल। इसके अंदर जाके हम एक वेरिएबल होता है, जिसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर अपने डाटाबेस का नेम बताते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर एक टेम्परेरी नेम लिया है, laravel-db। तो इसी नेम को हम अपनी env फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। मैं एक बार आपको ये फाइल दिखा भी देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आ गया अपने एडिटर में और यहाँ पर मैंने अपना एक लारावल का प्रोजेक्ट ओपन किया है। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रूट फोल्डर है। इसके अंदर यहाँ पर आपको एक फाइल दिखेगी .env। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए, इस फाइल के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। ये फाइल जो होती है बहुत सिक्योर फाइल होती है और इन वेरिएबल्स को आगे अपनी कोडिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप में यहाँ पर ये 6 वेरिएबल्स बने हुए हैं, जिनके नेम से पहले एक प्रीफिक्स भी लगा हुआ है, db_। ये देख सकते हैं, ये 6 वेरिएबल्स के अंदर ही हम अपने डाटाबेस का वैल्यू को डिफाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है हमारे पास डाटाबेस कनेक्शन, जिसके अंदर हम अपने डाटाबेस का नाम बताते हैं। जैसे कि हम इस सीरीज में यूज करने वाले हैं माई सीक्वल, तो हम यहाँ लिख देंगे माई सीक्वल। इसके बाद आता है हमारे होस्ट का नेम। अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तभी हमने यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है। जब भी हम इसे आगे सर्वर पे डालेंगे तो यहाँ पर हम हमारा होस्ट का नेम चेंज कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारे पोर्ट का नेम, इसको हमें चेंज नहीं करना है। इसके बाद आता है हमारे मेन डाटाबेस का नेम। तो देखिए, आप इस नेम को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये नेम कहाँ से उठा रहा है? देखिए, जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं project-db, इसने वही नेम ले लिया, बस उसमें यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दिया। आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में डाटाबेस यूज करेंगे उसका नेम यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे अपने डाटाबेस का यूजर नेम। तो देखिए, जैसे अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं एग्जाम सर्वर को, तो यहाँ पर उसका यूजर नेम है यहाँ पर रूट। और इसके बाद आती है बात पासवर्ड की। तो पासवर्ड अभी नील है। अगर आपने अपने पासवर्ड चेंज किया हुआ है माई सीक्वल का, तो उस पासवर्ड को आप यहाँ पे देंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हम ये वेरिएबल सेट कर लेते हैं तो ये फाइल यूज कहाँ होती है, ये वेरिएबल्स यूज कहाँ होते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर है config,
और कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल आती है जिसका नाम है database.php। इस फाइल को मैं ओपन करता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट में डाटाबेस यूज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि डिफॉल्ट वेरिएबल एक सेट है जिसमें डाटाबेस सेट हुआ MySQL। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर अलग अलग तरीके के डाटाबेस हैं। अगर आप SQLite यूज कर रहे हैं तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। अगर आप MySQL यूज कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। अगर PostgreSQL यूज कर रहे हैं तो इस डाटाबेस की इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। इसी तरह SQL सर्वर भी है। तो ये यहाँ पर 4 तरीके के डाटाबेस यूज कर सकते हैं आप लारावेल के साथ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम इस सीरीज में MySQL यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने वहां पर इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर कुछ वेरिएबल सेट किए थे, तो उनकी वैल्यूज यहाँ पे यूज हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमने डाटाबेस का नाम रखा था वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका होस्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, पोर्ट नंबर यहाँ आ जाएगा, डाटाबेस का नेम, उसका यूजर नेम और पासवर्ड। इस फाइल के अंदर हमें कुछ चेंज नहीं करना होता। ये जस्ट मैं आपको एज ए इंफॉर्मेशन के लिए दिखा रहा हूं कि हम इसे कैसे देख सकते हैं। मेन हमारा काम होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली फाइल में। यही वो मेन फाइल है जिसके अंदर हमें अपने डाटाबेस की इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए, डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप पे हम आ जाते हैं जिसका नाम है डाटाबेस माइग्रेशन। डाटाबेस माइग्रेशन का मतलब होता है कि हमें टेबल्स को क्रिएट करना है। देखिए, जैसे हमने अपने PHP कोर्स में भी सीखा था कि हम वहां पर भी टेबल्स क्रिएट करते थे, तो बिल्कुल सेम वे में भी हम यहाँ पर लारावेल के अंदर भी डाटाबेस में अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मगर वो एक मैनुअल वे है। लारावेल के अंदर एक ऑटोमेशन वे भी आता है जिसके अंदर ऑटोमेटिक टेबल्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी एक माइग्रेशन फाइल बनानी होती है। तो माइग्रेशन फाइल बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कमांड आती है कुछ इस तरीके से, PHP आर्टिसन make migration, और उसके बाद आपको यहाँ पे देना होता है क्रिएट। जो भी आप जिस नाम का भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उस नेम को आप यहाँ पे बीच में लिख देंगे, उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद टेबल। बिल्कुल आपको यही सेम कमांड लिखनी है। इस कमांड को लिखने से होगा क्या, आपके माइग्रेशन फोल्डर के अंदर एक ऑटोमेटिकली फाइल बन जाएगी। आपका माइग्रेशन फोल्डर होता है जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर एक डाटाबेस नाम का फोल्डर है और उसी के अंदर हमारा माइग्रेशन नाम का एक फोल्डर होता है, और यहीं पर इस नेम की एक फाइल बन जाएगी क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल। और जैसे ये फाइल क्रिएट हो जाती है, इसके अंदर हमें अपने टेबल्स को डिफाइन करना होता है कि हम अपने डाटाबेस में कौन कौन से टेबल्स बनाने वाले हैं और उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे और उनकी डाटा टाइप्स क्या होंगी। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे हम प्योर PHP में अगर काम करते हैं और डाटाबेस के अंदर जाके अपना टेबल क्रिएट करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से कमांड लिखते हैं। ये SQL की कमांड है जिसमें हम लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नेम। इसके अंदर अलग अलग हम कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं और उसकी डाटा टाइप दे सकते हैं। और अगर हमें यही काम लारावेल के अंदर करना हो, बिल्कुल ऐसे टेबल बनाने हो, तो हम बिल्कुल सेम वे में भी हम इसी तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मगर इसकी जगह पे यहाँ पर लारावेल के अंदर एक अपना ऑटोमेटेड वे भी आता है जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। तो जब भी हमें माइग्रेशन के अंदर काम करना होता है, हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपनी एक कमांड लिखते हैं PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और उसके बाद जोन सा भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम। ये कमांड बेसिकली करती क्या है, ये माइग्रेशन फोल्डर के अंदर हमारी एक फाइल बना देती है और उसके अंदर एक क्लास भी बना देती है कुछ इस तरीके से। ये क्लास जो है वो एक्सटेंड करती है माइग्रेशन नाम की एक क्लास को। ये माइग्रेशन नाम की क्लास जो है लारावेल की अपनी क्लास है जिसके अंदर माइग्रेशन से रिलेटेड सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। और इस क्लास के अंदर हमारे को एक इनबिल्ट मेथड भी मिलता है जिसका नाम होता है अप। ये एक पब्लिक फंक्शन होता है, ये देखिए, और इसके आगे यहाँ पर लिखा हो वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन जो है अप नाम का फंक्शन, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इस फंक्शन के अंदर हमारे को एक इनबिल्ट कमांड मिलती है जो कि होती है एक स्कीमा की कमांड। ये देखिए लारावेल के अंदर जो माइग्रेशन नाम की ये क्लास है, इसके अंदर यहाँ पर एक क्लास और होती है जिसका नाम है स्कीमा। और स्कीमा में अलग अलग मेथड्स आते हैं। सबसे पहला एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं क्रिएट। क्रिएट कमांड क्या करती है, बेसिकली ये हमारे टेबल्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है। इसके अंदर हमारे 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारे टेबल का नेम। ये टेबल का नेम ऑटोमेटिकली इसी कमांड से अपने आप इसके अंदर लिखा हुआ आ जाता है। और इसके अंदर सेकंड पैरामीटर होता है एक फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर एक टेबल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी डाटा टाइप यहाँ पे दी हुई है ब्लूप्रिंट। देखिए, ब्लूप्रिंट नाम की यहाँ पर लारावेल के अंदर एक इनबिल्ट क्लास है। डाटाबेस से रिलेटेड जितनी भी डाटा टाइप्स होती हैं वो सब इस वाली फाइल के अंदर डिफाइंड होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंट, varchar, ये सभी इस क्लास के अंदर डिफाइंड होती है ब्लूप्रिंट के अंदर। ये तीनों जो स्टेप्स हैं ये हमें खुद से हाथ से लिखने नहीं होते। जैसे हम ये कमांड लिखेंगे तो ये तीनों काम भी अपने आप हो जाएंगे। हमें जो काम करना होता है वो इस स्कीमा फंक्शन के अंदर करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ क्रिएट नाम का फंक्शन है
इसके अंदर जाके हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बताने होते हैं कि हम कौन कौन से कॉलम्स लेने वाले हैं और उसकी डाटा टाइप क्या है। कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स लिए हैं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले अपने वेरिएबल का नेम टेबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी पास किया, और उसके बाद यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगा के अपने कॉलम का नेम दूंगा। देखिए, जो ये आईडी है ये लारावल का इनबिल्ट मेथड है जो ऑटोमेटिकली आईडी नाम का एक कॉलम क्रिएट कर देगा जिसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर, और ये प्राइमरी की भी बनेगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा कॉलम है, जैसे आप देख रहे हैं, वो है नेम नाम का, जिसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग नाम की कोई डाटा टाइप नहीं होती, मगर जो ये स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है ये लारावल का अपना इनबिल्ट मेथड है जो ब्लूप्रिंट नाम की फाइल के अंदर डिफाइन है, जिसका मतलब होता है वैरकर। माइसीक्वल के अंदर वैरकर नाम की डाटा टाइप लेते हैं, उसको लारावल के अंदर स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका कॉलम का नेम भी ले लिया, नेम, और इसके बाद इसमें बताया कि इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर अपना थर्ड कॉलम भी लिया सिटी नाम से, जिसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं 15। तो ये हमने यहाँ पर एक स्कीमा क्रिएट कर लिया। स्कीमा बेसिकली होता है एक स्ट्रक्चर, डाटाबेस टेबल का एक स्ट्रक्चर, कि हमारा आगे आने वाला जो टेबल होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, इस फाइल को क्रिएट करने से ही हमारे माइसीक्वल डाटाबेस के अंदर कोई टेबल नहीं क्रिएट होगा। इसके लिए हमारे को एक स्पेशल कमांड भी चलानी होती है जो होती है PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये कमांड बेसिकली करती क्या है, जो भी हमारा माइग्रेशन फाइल होती है उसके अंदर जोन से भी यहाँ पर आप टेबल्स बना रहे हैं, जिस डाटाबेस के अंदर बना रहे हैं, वो सब उसी कमांड की हेल्प से हमारे माइसीक्वल डाटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो माइग्रेशंस के अंदर काम करने के लिए हमारे पास ये तीनों स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हमारे को यहाँ पे माइग्रेशन फाइल को क्रिएट करना है, उसकी कमांड है ये, और माइग्रेशन फाइल के अंदर जाके हम बताते हैं कि हमारे डाटाबेस जो है स्टूडेंट्स नाम का, उसके अंदर कौन कौन से हमारे को कॉलम्स चाहिए। और इसके बाद थर्ड स्टेप होता है माइग्रेशन माइग्रेट, अपनी माइग्रेशन फाइल को माइग्रेट करना, जिसका मतलब है कि जो हमने ये टेबल्स डिफाइन किए हैं इसको डाटाबेस के अंदर जाके बना देना। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि जब ये काम हम इतना सिंपली तरीके से कर सकते हैं तो हमें ये 3 स्टेप्स करने की क्या जरूरत है, ये तो एक लेंथी प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही है, आप सोच रहे हैं, आप बिल्कुल इस वे में भी अपने टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और लारावल के मॉडल के अंदर आके सीधा कोडिंग शुरू कर सकते हैं। मगर जो लारावल का ये माइग्रेशन नाम का मेथड है, इसके भी अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, जब आप अकेले ही किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आप अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ठीक है, मगर जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपको माइग्रेशन नाम के इस मेथड को यूज करना चाहिए। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जब हम बिना माइग्रेशन के काम करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम टीम में काम करते हैं। मान लीजिए एक आप है और आपका एक टीम मेंबर है, जो दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अलग अलग मॉड्यूल्स पे। तो मान लीजिए आपने अपने हैंड पे यहाँ पर डाटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। हो सकता है आपने एक नया टेबल क्रिएट किया हो अपने डाटाबेस में, या फिर अपने ही एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई एक नया कॉलम ऐड किया है, या फिर कॉलम का रीनेम किया है, या फिर किसी कॉलम की डाटा टाइप चेंज की है। तो जो भी आपने अपने डाटाबेस में काम किया और जो भी कोड किया है, वो कोड करने के बाद आप अपना सारा कोड पास कर देते हैं अपने दूसरे डेवलपर को। और हो सकता है कि जब आपने कोड पास किया तो वहां पर आपने डाटाबेस पास नहीं किया, आपने अपने टीममेट को मैनुअली ही बता दिया कि मैंने जस्ट यहाँ पर कॉलम का रीनेम किया है या कॉलम एक नया ऐड किया है, तो आप भी अपने कॉलम में री-ऐड कर लो उसे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपके जो दूसरा टीममेट है उसने भी अपने पास कॉलम का रीनेम किया जो कि आपने बता दिया था उसे कि ये नया नेम है कॉलम का, और उसने उसके स्पेलिंग गलत कर दिए, तो उसके पास यहाँ पे आ जाएगी एक एरर, क्योंकि दोनों के पास जो टेबल था वो तो सेम था मगर उसके कॉलम के रीनेम हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन आता है जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। देखिए, जब भी हम अपने डाटाबेस में कुछ भी चेंजेस करेंगे या नया टेबल क्रिएट करते हैं तो उसको हम माइग्रेशन फाइल के अंदर रखेंगे, और जब भी हम अपना कोड पास करेंगे अपने दूसरे डेवलपर को तो जस्ट उसे एक कमांड ही लिखनी होती है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो बिल्कुल उसी नाम का टेबल या उसी नाम का कॉलम उसके पास भी आ जाएगा। उसको मैनुअली जाके कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे उसका टाइम भी बचेगा क्योंकि बाद में कोई भी एरर्स नहीं आने वाले। यहाँ पर जैसे मैंने दूसरा डेवलपर लिए, यहाँ पे हो सकता है आपका क्लाइंट भी हो, आप क्लाइंट को सीधा ही अपनी वेबसाइट दे रहे हैं, तो जस्ट उसको एक कमांड ही चलानी है जो अपने आप सारे टेबल्स क्रिएट कर देगी और उसके अंदर डाटा भी फिल कर देगी। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन तीनों स्टेप्स को हम कैसे फॉलो करेंगे और कैसे अपनी माइग्रेशन फाइल को बनाएंगे और उसमें चेंजेस कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको लारावल के माइग्रेशन के अंदर काम करना है या डाटाबेस का कोई भी काम करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना माईसीक्वल सर्वर को ऑन करना है। तो जैसे कि हम अपने केस में यहाँ पर एग्जाम सर्वर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसी फोल्डर के अंदर जाऊंगा और इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर एक लिंक मिलेगा एग्जाम कंट्रोल, मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा और ये देखिए
यहाँ पर हमारा एग्जाम कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको माई सीक्वल को ऑन करना है और इसी के साथ अपाची सर्वर को भी। मैं दोनों को पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे ये दोनों सर्वर्स ऑन हो जाएंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर के आपको सिंबल भी दिखेगा कि ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं। इसके बाद ही आप अपने माइग्रेशंस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया है जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट DB। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी एक नई कमांड चलाई है जिसका नाम है Laravel new और उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम, जैसे प्रोजेक्ट -db। इस कमांड की हेल्प से ये हमारा नया प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम यहाँ पर अपनी माइग्रेशन की फाइल बनाएं। देखिए जो हमारी माइग्रेशन की फाइल होती है वो आती है डाटाबेस फोल्डर के अंदर। ये डाटाबेस का फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर और है माइग्रेशंस। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहीं पर हमारी सारी फाइल्स आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर पहले से ही 4 फाइल्स आ रही हैं। जब भी आप अपना लारावल का एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो ये चारों माइग्रेशन की फाइल्स आपको डिफॉल्ट मिलेंगी। इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये फाइल जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए दी जाती हैं। जैसे कि एक फाइल मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूं। यहां देखिए ये एक हमारे पास फाइल है जो यहां पर 3 क्लासेस को इंक्लूड कर रही है, माइग्रेशन की फाइल को, ब्लूप्रिंट की फाइल को और स्कीमा की फाइल को। और ये तीनों यहां पर जो क्लासेस हैं हमारे पास इस क्लास के अंदर यूज भी होती हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं ये स्कीमा क्रिएट किया हुआ है। एक नया टेबल क्रिएट होगा यहां पर इस नेम से, जिसके अंदर ये टेबल्स के अंदर कॉलम्स भी आने वाले हैं। इसके अंदर ये सारे कॉलम्स के नेम है और उसकी डाटा टाइप्स भी हैं। इसी को हम इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। अब इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अपनी एक न्यू फाइल बनाता हूँ। उससे पहले मैं ये क्या करता हूँ, इन चारों फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। देखिए यहाँ पर ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया माइग्रेशंस, और ये चारों फाइल्स को मैं ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ पर वापस आ गया अपने एडिटर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब माइग्रेशन फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लिया, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं अपनी कमांड लिखूंगा एक नई माइग्रेशन फाइल बनाने के लिए, PHP artisan make migration। ये देखिए आपने कहा कि मैं एक नई माइग्रेशन की फाइल बनाने जा रहा हूं और जो भी उसका नाम रखना है उसके लिए आप यहां पे लिखेंगे create अंडरस्कोर, और उसके बाद जिस नाम का भी आपको अपने डाटाबेस के अंदर टेबल बनाना है उसका नेम आपको यहां पर देना है। जैसे कि मैं यहां पर एक स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर ले लिया स्टूडेंट्स और उसके बाद दोबारा से अंडरस्कोर और यहां पे मैं लिखूंगा टेबल। ये देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल, आप यहां पर सीधा भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, मगर अगर आप यहां पे लिखेंगे क्रिएट और टेबल तो यहां पर ये कमांड क्या करेगी, ये ऑटोमेटिकली वहां पर एक स्कीमा भी इंक्लूड कर देगी क्रिएट नाम से। मैं भी आपको यहां पे दिखाता हूं। यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और यहां पे देखिए यहां पर हमारी माइग्रेशन फाइल यहां पर बन चुकी है। ये बता भी रहा है कि हमारे लारावल नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है प्रोजेक्ट DB, उसके अंदर डाटाबेस, उसके अंदर माइग्रेशन, और माइग्रेशन फोल्डर के अंदर यहां पर एक ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो चुकी है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं सबसे पहले यहां पर आ रहा है ईयर, फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट, और उसके बाद यहां पर टाइम स्टैम्प आ रहा है, मतलब कि कितने बजे, पूरा टाइम भी यहां पर बता रहा है, और इसके बाद हमारी फाइल का नाम आ रहा है। ये देखिए मैं इस फाइल को ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहां पर मैं माइग्रेशन फोल्डर के अंदर गया और यहां पर देखिए एक नई फाइल भी बन चुकी है। आप देख रहे हैं यहां पर डेट के साथ पूरी हमारी इस फाइल का नाम आ रहा है। देखिए जब भी आप नया माइग्रेशन फाइल बनाएंगे तो उससे पहले ये डेट्स भी आएंगी, क्योंकि हो सकता है आप सेम नाम की फाइल कई बार बनाएं और हर फाइल में डेट और टाइम चेंज हो सकता है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। इस फाइल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहां पर ऑटोमेटिकली 3 क्लासेस को इंक्लूड किया जाता है, माइग्रेशन, ब्लूप्रिंट और स्कीमा। उसके बाद ये क्लास अपने आप बन जाती है रिटर्न न्यू क्लास। ये फाइल बेसिकली हमारे को एक क्लास रिटर्न करती है जो इनहेरिट कर रही है माइग्रेशन नाम की क्लास को, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूं। और इस क्लास के अंदर 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है अप नाम से और दूसरा मेथड होता है डाउन नाम से। और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं जो हमारा अप नाम का मेथड है उसके अंदर यहां पर अपने आप स्कीमा नाम की क्लास ने यूज किया क्रिएट नाम के मेथड को। मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले टेबल का नेम, ये टेबल का नेम भी आप देख सकते हैं कि अपने आप आ चुका है क्योंकि हमने कमांड के अंदर ही इसे लिखा था। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन आ जाता है जिसके अंदर हम यहाँ पर अपने कॉलम्स के नेम देते हैं और उसकी डाटा टाइप्स। ये सारी डाटा टाइप्स जो हैं
ये हमारी ब्लूप्रिंट नाम की क्लास के अंदर डिफाइन है। मैं आपको एक बार इस फाइल को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल P और यहाँ पे सर्च करूंगा ब्लूप्रिंट। ये फाइल सबसे टॉप में आ चुकी है। ये देखिए, ये फाइल लारावल के अंदर अपने आप ही बनी हुई है पहले से ही जब आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी सारी डाटा टाइप्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग नाम के फंक्शंस बने हुए हैं। ये फंक्शंस बेसिकली एक डाटा टाइप्स हैं। इसके बारे में भी हम ये डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए इसी के अंदर डिफाइन है क्रिएट नाम का मेथड भी, टेम्परेरी। ये सब हम अभी इसी वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये सारी डाटा टाइप जो हैं आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। हम वापस आते हैं अपने इस मेन माइग्रेशन फाइल में। अब यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ पर 2 कॉलम्स की यहाँ पर कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कि एक कॉलम बन रहा है आईडी नाम से और एक है टाइम स्टैम्प नाम से। आईडी में यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वैल्यू आती रहेगी जो ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी, और उसके बाद यहाँ पे टाइम्स नाम का जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम है, इसके अंदर यहाँ पर जब भी हम एक नई एंट्री करेंगे डाटाबेस के अंदर फ्यूचर में, तो इसके अंदर जिस टाइम पे वो एंट्री होगी वो टाइम भी अपने आप यहाँ पे सेव होता रहेगा। इसको आप हटा भी सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को अपने इस टेबल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बेसिकली 3 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ। एक तो आईडी और यहाँ पर एक स्टूडेंट नेम के लिए एक कॉलम बना लेता हूँ और उसकी टाइप लेने वाला हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली वैरकर, जो हमने माईसीक्वल में वैरकर पढ़ा था उसको माइग्रेशन की यहाँ पर बोला जाता है स्ट्रिंग। और इसका जो कॉलम का नेम होगा उसको मुझे अंदर डिफाइन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नेम। इसके बाद इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉलम का नेम लिख देता हूँ ईमेल। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। तो ये हमारे डाटाबेस के अंदर अभी गए नहीं है क्योंकि हमने अभी तक डाटाबेस ही क्रिएट नहीं किया है। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना आर्टिसन की कमांड चलाऊंगा, वो डाटाबेस भी क्रिएट कर देगी और इस टेबल को भी क्रिएट कर देगी जिसका नाम है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर ये तीनों कॉलम्स को भी ऐड कर देगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर जाके मुझे लिखना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये कमांड बेसिकली करती क्या है? जितनी भी आपने माइग्रेशन फाइल बना रखी होंगी अपने माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, उन सारी फाइल्स को बारी बारी रन करेगी और उसके अंदर जितने भी आपने टेबल्स क्रिएट कर रखे होंगे उन सभी टेबल्स को क्रिएट कर देगी। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पर ये हमारे से क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इस नाम का कोई भी डाटाबेस क्रिएट नहीं है माईसीक्वल डाटाबेस के अंदर। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि यार मुझे इस डाटाबेस को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यस और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने डाटाबेस भी क्रिएट कर लिया और जितने भी कॉलम्स थे उसको भी माइग्रेट कर लिया अपने टेबल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर 2 टेबल्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट का नाम ये है, ये इसने अपने आप बनाया। जब भी आप माइग्रेशन क्रिएट करते हैं तो इस नाम का ये टेबल जो है अपने आप क्रिएट हो जाता है। हमारा जो मेन टेबल है वो है स्टूडेंट नेम से, जो इस वाली माइग्रेशन फाइल के अंदर था। अब इसके बाद मैं आपको PHP माईएडमिन ओपन करके अपने डाटाबेस को भी चेक कराता हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्ट DB। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर में गया और यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद मुझे यहाँ पर कोई भी पोर्ट नंबर नहीं देना क्योंकि मैं यहाँ पर लारावल को नहीं एसेस करना चाहता। मैं यहाँ पर एसेस करना चाहता हूँ PHP माईएडमिन को। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर एग्जाम का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिंक दिखेगा PHP माईएडमिन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए PHP माईएडमिन ओपन हो चुका है। देखिए अगर आप एग्जाम पे काम नहीं कर रहे हैं, वैम्प पे काम कर रहे हैं, तो आप सीधा ही ऊपर लिख सकते हैं लोकल होस्ट /PHP माईएडमिन। ऐसा लिखने से भी आपका PHP माईएडमिन ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो project_db नाम का डाटाबेस क्रिएट किया था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 फाइल्स भी बन चुकी हैं। जो हमारी मेन फाइल है उसका नाम है स्टूडेंट्स। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं गया स्ट्रक्चर्स में। ये देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स बन चुके हैं। सबसे पहला है आईडी जो कि एक प्राइमरी की भी है। इसकी डाटा टाइप है बिग इंट, फिर है नेम वैरकर, ईमेल वैरकर। तो हमने वहां पर लिया था स्ट्रिंग, इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली बना लिया वैरकर। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे को इसी डाटाबेस के अंदर कोई भी नया टेबल ऐड करना है और उसके अंदर कॉलम्स ऐड करने हैं तो हम इसी तरह से प्रोसेस यूज करेंगे। हम सबसे पहले माइग्रेशन की फाइल बनाएंगे, उसके अंदर टेबल्स डालेंगे और उसके बाद आर्टिसन माइग्रेट कमांड की हेल्प से हम सारे टेबल को यहाँ पर माइग्रेट कर लेंगे।
अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, अपने टर्मिनल को यहां पर क्लीन कर देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं CLS, क्लीन हो गया। अब यहां पर मैं आपको एक कमांड दिखाता हूं जिसका नाम है PHP आर्टिसन माइग्रेट, और इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा कॉलन स्टेटस। ये कमांड बेसिकली करती क्या है, जितने भी हमने यहां पर माइग्रेशंस नाम की फाइल बना रखी होंगी उन सब का मेरे को स्टेटस दे देगी कि किस किस माइग्रेशन फाइल को हमने यहां पर अपने डाटाबेस के अंदर माइग्रेट कर लिया है और किन को नहीं किया है। यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए यहां पर ये दिखा रहा है कि यहां पर ये 2 माइग्रेशन की फाइल्स हैं। एक तो हमें पता ही नहीं कहां पर बनी हुई है ये वाली फाइल, ये लारावल के अंदर अपने आप इनबिल्ट है, कहीं पर बनी हुई है, मगर हमने अपने आप खुद से ये वाली फाइल बनाई है। और यहां पर आप राइट में देख भी सकते हैं कि यहां लिखा हुआ रैन, जिसका मतलब है कि ये फाइल जो है ऑलरेडी रन हो चुकी हैं आर्टिसन माइग्रेट नाम की कमांड की हेल्प से। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक नया टेबल क्रिएट करता हूं। तो देखिए उसके लिए मैं दोबारा से वही कमांड लिखूंगा, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। और अब जो मैं नया टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं उसका नाम मैं रखना चाहता हूं यूजर्स। तो उसके लिए मैं लिखूंगा क्रिएट यूजर्स टेबल। ये देखिए अब यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये माइग्रेशन की फाइल बन चुकी है। यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एक नई फाइल बन गई है यूजर्स नाम से। मैं इस पर क्लिक करता हूं, टर्मिनल को बंद करके ये देखिए ये फाइल बन चुकी है। इसके अंदर यहां पर आप देख रहे हैं स्कीमा के अंदर अपने आप लिखा आ गया यूजर्स। अब देखिए मैं यहां पर भी जाकर एक नया कॉलम ऐड कर देता हूं, और जो ये नया कॉलम है इसका नेम मैं देना चाहता हूं नेम, मतलब कि यूजर्स का नेम। तो उसके लिए मैं डाटा टाइप ले रहा हूं स्ट्रिंग, और कॉलम का नेम है नेम। ये देखिए और यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मेरा थर्ड स्टेप है कि मैं इस टेबल को माइग्रेट कर दूं अपने डाटाबेस में। तो उसके लिए मुझे कमांड चलानी है PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये देखिए हमारी जो माइग्रेशंस हैं वो चल चुकी हैं। यहां पर मैं गया अपने डाटाबेस में और यहां पर क्लिक करूंगा प्रोजेक्ट DB पे। ये देखिए यहां पर यूजर्स नाम का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर 4 कॉलम बन चुके हैं, ID, नेम, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर। ये दोनों कॉलम्स हमने नहीं बनाए, मैंने वहां पर टाइम स्टैम्प लिखा था तो ये कॉलम्स तब बन गए। देखिए जब भी हम एक नई एंट्री करेंगे तो यहां पर इस वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली टाइम सेट हो जाएगा, और जब भी हम उसके अंदर अपडेट करेंगे कभी अपडेट कमांड से तो यहां पर इस वाले कॉलम में उसका टाइम सेव हो जाएगा। और यहां पे आपको 2 टेबल्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, इनमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना। एक माइग्रेशन नाम का यहां पर टेबल है जिसके अंदर जब भी आप नई माइग्रेशन करेंगे तो उस फाइल का नेम और उसका टाइम सेव हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक है पर्सनल असेस टोकन। मैं इस पर भी क्लिक करता हूं। देखिए यहां पर जो है टोकन सेव होते हैं, इसका क्या यूज होता है इसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, मगर हमने जो टेबल बनाए हैं वो है स्टूडेंट्स और यूजर्स। अब यहां पर आके टर्मिनल में मैं दोबारा से आपको स्टेटस चेक कराता हूं। तो देखिए यहां पर अब दिखा रहा है यहां पर हमने 3 माइग्रेशन की फाइल बन चुकी हैं। 2 तो हमारे को यहीं पर दिख रही हैं हमारे माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, और थर्ड जो फाइल है यहां पर आप देख रहे हैं पर्सनल असेस टोकन, ये लारावल की अपनी माइग्रेशन फाइल है। देखिए कई बार क्या होता है जब हम यहां पर पहले से ही बहुत सारी माइग्रेशंस बना लेते हैं और उसको अपनी प्रोडक्शन वेबसाइट पे भी डाल लेते हैं और एक नया टेबल क्रिएट करके उसमें डालना चाहते हैं, तब हमारी जो माइग्रेशन माइग्रेट नाम की कमांड है वो नहीं चलती। तो उसके लिए हमारे को यहां पर एक फ्लैग भी पास करना होता है। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे आप ये कमांड लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, उसके बाद आपको यहां पर एक फ्लैग पास करना है। स्पेस देके आप लिखेंगे ##force। ऐसा लिखने से होगा क्या, जो भी आपने नई माइग्रेशन की फाइल बनाई होगी वो फोर्सफुली यहां पर माइग्रेट हो जाएगी। देखिए प्रोडक्शन साइट पे सिक्योरिटी की वजह से वो आपको माइग्रेट करने नहीं देता, तो आप इस कमांड का भी तब यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि देखिए जब भी आपने माइग्रेशन कर लिए, मैंने अभी 2 माइग्रेशंस की हैं, एक स्टूडेंट टेबल की और एक यूजर्स टेबल की। अगर आप इसको अंडू करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? देखिए उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग आर्टिसन की कमांड आती हैं। सबसे पहली जो कमांड है वो है रोल बैक। तो देखिए आप लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, उसके बाद कॉलन और यहाँ पे लिखेंगे रोल बैक। रोल बैक क्या करती है, जो भी आपने लास्ट में माइग्रेशन बनाई होगी उसको अंडू कर देगी, मतलब कि उसको डिलीट कर देगी। देखिए हमने सबसे पहले बनाई थी स्टूडेंट्स नाम की यहाँ पर माइग्रेशन फाइल, उसके बाद हमने बनाई थी यूजर्स नाम की माइग्रेशन फाइल।
तो इस कमांड को चलाने से होगा क्या, यहां पर यूजर्स नाम की जो कमांड है और उसका जितना भी इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। मैं यहां पर इस कमांड को रन करता हूं और ये देखिए यहां पर इसने बता दिया कि इसने रोल बैक कर दिया एक माइग्रेशन की फाइल को जिसका नाम है क्रिएट यूजर्स टेबल। मैं एक बार आपको डाटाबेस में भी चेक कराता हूं। मैं यहां पर गया अपने डाटाबेस में और यहां पर क्लिक करूंगा डाटाबेस पे और यहां देखिए अब यहां पर यूजर्स नाम का टेबल नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर रोल बैक कमांड ने क्या किया, उसने जो भी हमने लास्ट माइग्रेशन बनाई थी उसके सारे इफेक्ट को डिलीट कर दिया। यहां पर आप स्टेटस से भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन स्टेटस। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 माइग्रेशन की फाइल हैं, एक स्टूडेंट नाम से और एक यूजर नाम से। मगर जो यूजर नाम की यहां पर कमांड है उसके आगे लिखा हुआ है पेंडिंग। पेंडिंग क्यों? क्योंकि इसका जितना भी डाटा है वो माइग्रेट नहीं हुआ डाटाबेस में। तो उसको माइग्रेट करने के लिए हमारे पास कमांड आती है PHP आर्टिसन माइग्रेट, जो हम पहले ही देख चुके हैं। मैं उसको दोबारा चला के दिखाता हूं। मैं यहां लिखता हूं PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये देखिए इसने क्या किया, यूजर्स नाम का टेबल दोबारा से क्रिएट कर दिया। मैं यहां आया डाटाबेस में, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर यूजर्स नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। तो आपको समझ में आया कि हमें रोल बैक कैसे करना है। हम यहां पे लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट और कॉलन लगा के रोल बैक। रोल बैक क्या करेगा, जो हमने लास्ट में, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हमने यूजर्स नाम का यहां पर एक टेबल क्रिएट किया, इसको रोल बैक कर देगा, मतलब कि इसको रिमूव कर देगा। देखिए रोल बैक में भी हमारे पास यहां पे 2 अलग अलग फ्लैग्स आते हैं। उसके लिए हमें यहां पर रोल बैक के बाद लिखना है स्टेप इज इक्वल टू और इसके बाद कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मैं यहां पर देता हूं 3। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने लास्ट में जितनी भी 3 कमांड चलाई है माइग्रेशन के लिए, जो भी 3 माइग्रेट किए हैं टेबल्स या कुछ भी कमांड चलाई है माइग्रेट की, उन सब के जितने भी इफेक्ट्स थे उन सबको हटा दिया जाए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर मैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकता हूं। अगर मैं यहां लिख दूंगा 2, तो इसका मतलब है लास्ट की जो 2 माइग्रेशन मैंने कमांड चलाई थी उसके इफेक्ट को रिमूव कर दे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेप को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर फ्लैग पास करेंगे -बैच और उसके बाद उस बैच का एक नंबर दे देंगे, जैसे मैंने यहां पर दे दिया 3। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने 10 माइग्रेशन की कमांड चलाई, तो मुझे तीसरे नंबर वाली माइग्रेशन की कमांड का सारे इफेक्ट को रिमूव करना है। तो मैं यहां पर इस फ्लैग को यूज करूंगा बैच नाम के। वैसे इस तरीके के जो हमारे पास कमांड्स होती हैं इसका यूज ना के बराबर होता है, कोई करता नहीं है, सिंपली हम रोल बैक को ही यूज करते हैं। मैं उसी को यूज करके दिखाता हूं। ये देखिए मैंने लास्ट में जो कमांड चलाई थी यूजर नाम से, इस कमांड ने उस सारे काम को रोल बैक कर दिया। मैं स्टेटस से चेक कराता हूं और ये देखिए यहां पर लिखा भी आ गया पेंडिंग। अब इसके बाद मैं आपको कमांड बताता हूं जो होती है रीसेट। उसके लिए हम लिखते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट और उसके बाद कॉलन लगा के लिखना होता है रीसेट। ये कमांड क्या करती है, जितने भी आपने टेबल्स क्रिएट किए अपने माइग्रेशन की हेल्प से उन सबको रिमूव कर देती है, मतलब कि आपके डाटाबेस को एक तरीके से एम्प्टी कर देगी। मगर जो लारावल का अपना खुद का यहां पर टेबल आ रहा था डाटाबेस में माइग्रेशन नाम से, उसको रिमूव नहीं करेगी। तो यहां पर मैं इसे एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए इसने यहां पर ये दोनों टेबल्स को भी रिमूव कर दिया, स्टूडेंट टेबल को भी और जो इसका अपना टेबल था पर्सनल रिसर्च टोकन, इसको भी यहां से रिमूव कर दिया। मैं यहां पर डाटाबेस में भी आपको चेक कराता हूं। मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहां पर सारे टेबल्स हट चुके हैं, स्टूडेंट का टेबल भी, पर्सनल रिसर्च टोकन का भी और यूजर्स नाम का टेबल भी। सिर्फ एक टेबल रह गया माइग्रेशंस, क्योंकि इसके अंदर सारा रिकॉर्ड सेव है, जो भी हमने जितनी भी माइग्रेशन की फाइल चलाई है। देखिए इसके अंदर भी जितना रिकॉर्ड था वो भी सारा रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद आके मैं दोबारा से अपने सारे टेबल क्रिएट करता हूं। तो मैंने 2 माइग्रेशन की फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो मैं यहां लिखता हूं PHP आर्टिसन माइग्रेट और ये देखिए इसने यहां पर तीनों टेबल्स को क्रिएट कर दिए दोबारा से। अब इसके बाद मैं आपको एक नई कमांड बताता हूं जिसका नाम है रिफ्रेश। उसके लिए आपको लिखना होता है PHP आर्टिसन माइग्रेट और उसके बाद यहां पर आप देंगे कॉलन लगा के रिफ्रेश। ये कमांड क्या करती है, बेसिकली ये जितने भी टेबल्स हैं उन सबको रोल बैक कर देगी, मतलब कि उनका सारा इफेक्ट जो है, जो हमने पिछले कमांड चलाई है उन सबका सारा इफेक्ट्स रिमूव कर देगी और उसके बाद दोबारा से माइग्रेट कर देगी उन सारे टेबल्स को। इसको हम कई बार ज्यादा यूज करते हैं अपने टेस्टिंग के लिए। हम जैसे डाटाबेस के अंदर कुछ एंट्रीज करते रहते हैं और उसके बाद सारे डाटाबेस को दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं। तो मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया
ये देखिए, इसने यहाँ पर दो काम किए। सबसे पहले इसने रोल बैक किया, इन तीनों टेबल्स को रिमूव किया, उसके बाद इसने दोबारा से माइग्रेशन किए और तीनों टेबल्स को दोबारा से क्रिएट कर दिया। बिल्कुल इसी से मैच करती एक दूसरी कमांड भी होती है, मैं उसको भी आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, और उसके बाद मैं रिफ्रेश नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा फ्रेश। देखिए जो ये कमांड है फ्रेश, ये बिल्कुल रिफ्रेश की तरह ही काम करती है, मगर ये क्या करती है, ये सबसे पहले सारे टेबल्स को रिमूव करती है, ना कि रोल बैक, और उसके बाद दोबारा से माइग्रेट कर देती है। तो दिखने में रिफ्रेश और फ्रेश सेम से ही काम करती हैं। मैं इसको भी आपको चला के दिखा देता हूं। ये देखिए, इसने सबसे पहले यहां पर सारे टेबल्स को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप मतलब डिलीट कर दिया, और उसके बाद दोबारा से सारी माइग्रेशन टेबल को क्रिएट भी कर दिया। यहां पर तीनों टेबल्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक कमांड बताता हूं, जिसकी हेल्प से यहां पर माइग्रेशन की फाइल भी बन जाएगी और उसी नाम से मॉडल की फाइल भी बन जाएगी। उसके लिए मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे क्या क्रिएट करना है। मुझे मॉडल क्रिएट करना है। देखिए, मॉडल जब हमारा अभी टॉपिक आएगा तब हम सीखेंगे कि हम मॉडल्स के अंदर काम कैसे करते हैं, मगर यहां पर सिर्फ मैं आपको ये कमांड बता रहा हूं। तो देखिए, इसके बाद मैं उस नेम को यहां पे बताऊंगा कि जिस नाम का यहां पर मैं मॉडल क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं यहां पर टास्क नाम का एक मॉडल क्रिएट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस नाम की यहां पर हमारे पास माइग्रेशन फाइल भी बन जाए। तो उसके लिए मुझे यहां पर एक फ्लैग पास करना पड़ेगा, -m। ये देखिए, ये कमांड लिखने से होता क्या, मॉडल भी क्रिएट हो जाता है और माइग्रेशन फाइल भी। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया, और ये देखिए, इसने यहां पर ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल भी बना दी है, और यहां पर माइग्रेशन फोल्डर के अंदर भी एक फाइल बना दी है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये टास्क नाम की यहां पर माइग्रेशन फाइल बन चुकी है। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि टास्क नाम का टेबल भी है, और बिल्कुल इसी नाम से यहां पर इसने क्या किया, हमारे ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है मॉडल्स। इसी के अंदर हमारी सारी मॉडल्स की फाइल होती हैं। इस फोल्डर के अंदर जाकर भी इसने एक नई फाइल क्रिएट कर दी टास्क नाम से। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर एक टास्क नाम की क्लास बन चुकी है जो इनहेरिट कर रही है मॉडल नाम की क्लास को। इसके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डाटा टाइप्स। देखिए, अभी हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया था। जैसे हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट किया था और इसके अंदर 3 कॉलम्स भी बनाए थे। तो अभी हमने यहाँ पर एक आईडी लिया था और एक यहाँ पर कॉलम लिया था नेम नाम से, जिसकी डाटा टाइप थी स्ट्रिंग, जो कि बैकग्राउंड में चलती है varchar। तो इसके अंदर और कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए, जब हमने MySQL कोर्स किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि MySQL के अंदर कुछ डाटा टाइप्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है स्ट्रिंग नाम की डाटा टाइप्स, जिसमें हम स्ट्रिंग टेक्स्ट वगैरह डालते हैं, कैरेक्टर्स। देखिए, जैसे यहाँ पर है कैरेक्टर, varchar, बाइनरी, पैर बाइनरी, और इसी तरीके से बहुत अलग अलग लॉन्ग टेक्स्ट के लिए डाटा टाइप्स आती हैं, जिसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं वो भी सब डिफाइन होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए भी डाटा टाइप्स आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बेट, टिनिंट, इंट, इंटीजर। और इसके बाद जैसे बड़े इंटीजर वैल्यूज के लिए भी यहाँ पर बिग इंट, बुलियन, फ्लोट वगैरह भी आती हैं, और इसके भी मिनिमम और मैक्सिमम साइजेस डिफाइन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सब हम अपने MySQL कोर्स के अंदर देख चुके हैं। बिल्कुल यही सारी डाटा टाइप्स हमारे को लारावल के अंदर भी मिलती हैं, क्योंकि लारावल भी MySQL को ही यूज कर रहा है। तो ये सारी डाटा टाइप्स भी हम MySQL के अंदर इजिली यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, यहाँ पर किसी डाटा टाइप का नेम चेंज हो गया है लारावल की माइग्रेशन फाइल के अंदर। आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम ऑलरेडी MySQL कोर्स के अंदर डाटा टाइप्स के बारे में डिटेल में देख चुके हैं। उसको मैंने आपको इस 3rd वीडियो के अंदर बताया, जिसके अंदर मैंने आपको टेबल्स को क्रिएट करना सिखाया था। अगर आपको डाटा टाइप्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहां पर आना अपनी लारावल की वेबसाइट पे। लारावल के अंदर हम यहां पे जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, और यहां पर बिल्कुल लेफ्ट में जो साइड बार है, इसमें आपको मिलेगा यहां पर डाटाबेस नाम का एक लिंक। मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां पे क्लिक करना है माइग्रेशंस पे। आप माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी वाली फाइल के अंदर मिलेगा। तो यहीं पर एक लिंक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। कॉलम्स नाम का यहां पर एक हेडिंग है और उसके अंदर सब हेडिंग है अवेलेबल कॉलम्स टाइप्स। आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी माइग्रेशंस के अंदर डाटा टाइप्स आती हैं वो सारी की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वो सारी डाटा टाइप्स हैं जो आप माइग्रेशंस के साथ यूज कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारी तो वही डाटा टाइप्स हैं जो हम अपनी MySQL के अंदर यूज करते हैं।
उसके अलावा भी यहाँ पर माइग्रेशन की खुद की भी कुछ डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि एक आईडी है, मॉर्फ है, नलेबल मॉर्फ्स हैं, पॉलीगन है, सॉफ्ट डिलीट है। इस तरीके की कुछ डाटा टाइप्स हैं जो इसकी अपनी खुद की भी डाटा टाइप्स हैं। और जैसे इसने वैरकर का नाम चेंज करके लिख दिया स्ट्रिंग, तो इस तरह की भी यहाँ पर आपको कुछ डाटा टाइप देखने को मिलेंगी जिनका रीनेम हो चुका है माइग्रेशन के अंदर, मगर बैकग्राउंड में वो MySQL का ही नाम रखती हैं। तो जैसे देखिए, मैंने को अगर स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्ट्रिंग की एक डेफिनेशन आ चुकी है, ये कैसे काम करती है। नीचे उसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे हम इसमें पहला पैरामीटर देते हैं टेबल का नेम, दूसरा पैरामीटर देते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। बिल्कुल टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक दूसरी डाटा टाइप भी है टेक्स्ट, जिसके अंदर आप अगर 255 कैरेक्टर से ज़्यादा का पैराग्राफ वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप इस डाटा टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पे डाटा टाइप्स आती हैं। मैं टॉप में जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराना है तो उसकी भी यहाँ पर डाटा टाइप है। अगर आप इंटीजर वैल्यूज़ में काम करना चाहते हैं, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू में, तो यहाँ पर इंटीजर है। और इंटीजर की और भी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे शॉर्ट इंट, मीडियम इंटीजर, ये देखिए लॉन्ग इंटीजर भी एक वैल्यू आती है। डेट और टाइम को हैंडल करने के लिए भी यहाँ पर डाटा टाइप्स हैं, जैसे हमने MySQL में देखी थी। इसी तरह फ्लोटिंग वैल्यू को यूज़ करने के लिए भी यहाँ पर डाटा टाइप आती है, डबल, फ्लोट, डेसिमल। इन सभी पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर डबल का एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे उसके ऊपर डेफिनेशन आ रही है और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें डॉट्स में वैल्यू आती है। डॉट से पहले कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और डॉट के बाद कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। हम इसकी जगह पे फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। तो आइए इसका भी मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं अपने एडिटर को ओपन कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने वही फाइल ओपन की है जिसमें मैंने स्टूडेंट नाम का स्कीमा क्रिएट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने सिर्फ नेम लिया था। इसके अंदर हम सेकंड पैरामीटर भी पास कर देते हैं, जो कि होता है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे 30। ये देखिए, तो अब नेम में मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और इसके अलावा जैसे मैं परसेंटेज नाम का भी एक कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूंगा टेबल, और उसके बाद जो भी मुझे कॉलम का नेम लेना उसकी डाटा टाइप ले लेता हूँ, क्योंकि फंक्शन उसी का चलेगा। तो फंक्शन का नाम है जैसे फ्लोट, और इसके अंदर कॉलम का नेम ले लेता हूँ जैसे परसेंटेज। तो हमारी जो परसेंटेज होती है वो यहाँ पर फ्लोट वैल्यू हो सकती है, मतलब कि डॉट्स में भी आ सकती है, जैसे 50.5, 70.8, ऐसा कुछ भी। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर दो पैरामीटर और पास करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें बताना होता है कि डॉट से पहले कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, क्योंकि मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है वो होती है 100%। तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, और यहाँ पे डॉट अगर आती है इनकेस, तो उसके बाद कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 2। तो ये भी मैंने एक कॉलम क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने अभी ये 4 कॉलम्स ही क्रिएट किए हैं, नेम का, ईमेल का, परसेंटेज का, और एक डिफॉल्ट भी है आईडी नाम से। ये आईडी नाम का भी जो भी इनबिल्ट मेथड है लारावल का, इसके बारे में भी आप माइग्रेशन फाइल के अंदर ही पढ़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको अभी सारी डाटा टाइप्स दिखाई थी। इसके अलावा भी जितनी आप अलग से कॉलम्स बनाना चाहते हैं और उसकी डाटा टाइप्स रखना चाहते हैं, जैसे लॉन्ग इंट, लॉन्ग स्ट्रिंग, उस सब के बारे में भी आप लारावल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी डाटा टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो होती हैं स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग इंट, बुलियन। तो यहाँ पे इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी मैंने पहले माइग्रेशंस बनाए हैं उन सबको रिमूव कर देता हूँ रीसेट कमांड से। ये देखिए, मैं यहाँ पर रीसेट चलाऊंगा, इसने सारे टेबल्स को रोल बैक कर दिया। अब इसके बाद मैं दोबारा से अपनी कमांड चला लेता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये देखिए, PHP आर्टिसन माइग्रेट, और ये देखिए इसने सारे टेबल्स दोबारा से क्रिएट कर दिए। अब मैंने जो भी चेंजेस किए थे अपने स्टूडेंट्स टेबल के अंदर, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ PHP माई एडमिन में। देखिए, मैं यहाँ पर आया, मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स नाम का हमारा टेबल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज नाम की एक नया कॉलम क्रिएट हो चुका है, जिसकी डाटा टाइप आ रही है डबल। देखिए, हमने बैक में लिया था फ्लोट, इसने ऑटोमेटिकली उसे बना लिया डबल। आप वहाँ पर डबल नाम का भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। फ्लोट और डबल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और देखिए, इसमें जितने भी हमने रिस्ट्रिक्शन डाली थी वो भी यहाँ पर आप देख चुके हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी टेबल का कॉलम बना सकते हैं, उसकी कोई भी डाटा टाइप दे सकते हैं।
और अगर हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं या फॉरेन की, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, वो भी माइग्रेशन की ही वीडियो होगी। तो एक बार लास्ट में जाते हुए मैं आपको आर्टिशन की कमांड दोबारा बता देता हूँ जो हम माइग्रेशन में यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो कमांड है वो है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और उसके बाद क्रिएट करके हम जिस भी डाटा टेबल का नेम देंगे उसी नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। और जब भी हमने माइग्रेशन की फाइल को माइग्रेट करना होता है अपने डाटाबेस में, तो हम कमांड चलाते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। इसके अलावा जो भी हमने काम को रिडू करना है उसके लिए भी 3 अलग अलग मैंने आपको कमांड्स बताई हैं। एक है माइग्रेट रोल बैक, एक है रीसेट और एक है रिफ्रेश। रोल बैक क्या करती है, जो भी अपने लास्ट में माइग्रेट कमांड चलाई होगी सिर्फ उसी को रोल बैक करेगी, मतलब कि उसके सारे इफेक्ट को रिमूव कर देगी। रीसेट क्या करती है, जितने भी आपने स्टार्टिंग से लेकर जितनी भी माइग्रेशंस बनाई होंगी उन सभी के इफेक्ट्स को रिमूव कर देगी, मतलब कि सारे डाटाबेस को खाली कर देगी। और इसके बाद है लास्ट में रिफ्रेश। वो बेसिकली क्या करती है, यहाँ पर वो रोल बैक भी कर देती है और माइग्रेट भी कर देती है दोबारा से टेबल को। तो ये दोनों काम करने के लिए हम रिफ्रेश भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेन कमांड्स हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसके अलावा जितने भी माइग्रेशन के कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।